अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। और आज बहुत सारी चीज़ों का दिन है, लेकिन आज एक ख़ास मौजू के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। और वो ख़ास मौजू आपकी अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा जो है ना वो अटैच है। अगर हम कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं ज़िंदगी के अंदर कि कभी हम लेथार्जिक हो जाते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चले जाते हैं, कभी ज़िंदगी से हमें मायूसी महसूस होने लगती है। तो कैसे जिंदगी के अंदर वापस आना है आज अफशीन आपको बताएंगी, लेकिन 11 से 12 में बताएंगी, क्योंकि 10 से 11 जब ये पहला जो सेगमेंट होता है इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करती हैं, कोई गंदी बात नहीं करती। तो अफशीन आज की अच्छी बात क्या बताने जा रही हैं? आज की अच्छी बात यह है कि वक्त कभी खराब नहीं होता, बस हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। हम अक्सर वक्त की कदर नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास हमेशा वक्त मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि वक्त एक ऐसा कीमती सरमाया है जो वापस नहीं आता। जो वक्त हम ज़ाय कर देते हैं उसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही कि वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है तो आप घड़ी देखें और जितनी तेजी से वक्त भाग रहा होता है फिर वक्त लौट कर नहीं आता है। और जैसे कि अफशीन ने कहा कि इसे हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं, ये बड़ी वैलिड पॉइंट है। लिहाजा वक्त ज़ाया नहीं करें। खुद अपनी ज़िंदगी के साथ जुल्म करने के मुतरादिफ है ये कि आप जुल्म कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। वक्त ऐसा कीमती खजाना है अफशीन, जिसे अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए, मतलब राइट टाइम पे राइट चॉइसेस अगर ले ली जाए ज़िंदगी के अंदर, तो आपको कामयाबी मिल सकती है और कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर एक तालिब इल्म अपनी पढ़ाई के लिए वक्त का सही इस्तेमाल करे तो वो इल्म हासिल करके बेहतर मुस्तकबिल बना सकता है। यानी कि उसके मुस्तकबिल का दारोमदार ही इसी चीज़ पर है कि वो अपने वक्त को सही इस्तेमाल करके सही वक्त पे सही पढ़ के सही इम्तिहान से पहले हर चीज़ सही वक्त पे अपना काम कर ले। तो अगर वो वक्त ज़ाय करेगा तो वो मौका खो देगा। इसी तरह काम करने वाला अगर वक्त पर अपनी मेहनत लगाएगा तो वो कामयाब होगा, वरना वो पीछे रह जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारी अच्छी अच्छी मिसालें हैं यहाँ पे, इसीलिए आप लोगों के लिए कि कोशिश करें कि अपने वक्त की कदर करें, क्योंकि ये कीमती दौलत है जिससे आपकी ज़िंदगी संवर सकती है, बन सकती है और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और बात यह है कि हम जब इस टॉपिक पर बात करते हैं या फिर हम जब ये बात करते हैं कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, बहुत जनरल बात लगती है, लेकिन ये कि बहुत काम की बात होती है कि अगर आप इसको सिर्फ सुन के गुजर ना जाएं बल्कि इस पर अमल भी करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा, कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आपने पूरी दिलो जान के साथ मेहनत की है और आप आगे निकल गए तो रिजल्ट नहीं आया पॉजिटिव, तो आप ये देखें, ये जांचने का ना पैमाना है कि आपने वक्त ज़ाया किया या नहीं किया। अपने दिल में ये सोचें इत्मीनान कि आपने अपनी पूरी मेहनत की थी, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी। दिल में कोई काश तो नहीं है कि फला चीज़ अगर काश मैं कर लेता तो शायद ये हो जाता, फला चीज़ अगर मैं कर लेता तो काश ये हो जाता। तो वो काश नहीं होना चाहिए, मेहनत पूरी होनी चाहिए कि आपको ये पता हो कि आपका वक्त ज़ाया नहीं हुआ है, रिजल्ट आपके हाथों में होगा। पर्चा नहीं होता ना, पर्चा मिल जाता है हाथों में, तो वो पर्चा आपके हाथों में होगा। और हाथों में पर्चे के साथ हम बात करते हैं उसके बाद टॉप स्टोरीज बहुत सारी हैं, बहुत सारे जो है वो मामला इस वक्त पूरी दुनिया भर में डिस्कस हो रहे हैं। खास तौर पे सबसे पहली शख्सियत आती है हमारे दिमाग में, आते हैं मतलब तो डोनाल्ड ट्रंप अंकल। तो डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त रोजाना कोई ना कोई बयान आता है। आज क्या बयान है अफशीन? आज क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? उन्होंने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तेफाक किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर वो काम करेंगे और मेरे नुमाइंदों की इसराइली हुकाम से गजा की सूरत हाल पर आज तवील और नतीजा खेज मुलाकात हुई है। बिल्कुल, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी, अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अब ये ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर ये तो कह दिया कि जो इस वक्त मुआहदा होना है उसके अंदर ये बेसिकली सालिसी का किरदार अदा करें। दुनिया भर में ये चाह रहे हैं कि अच्छा, अमरीकी सुदूर की अगर बात करें तो सबका एक ही प्रोटोकॉल लेवल है और एक उनका एक थॉट प्रोसेस है। उन सब के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें नोबेल प्राइज मिले। तो पिछले भी सुदूर जो गुजरे अमेरिका के, वो भी सिफारिश किया करते थे कि भाई मुझे नॉमिनेट करो, मैं आपको ट्रेड दूंगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल इनाम जो हमने नॉमिनेट किया था वो एक अच्छी शुरुआत हो गई। इसके बाद वो बहुत सारी जंगें जो जिस तरह के सबसे पहले जैसे पाक भारत को रिजॉल्व करने की कोशिश की, इसी तरह फिर उसके फौरन बाद जो ईरान इसराइल की वॉर थी और अब गजा पे भी इन्होंने ये स्टेप ले लिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। 60 रोजा जंगबंदी है, लेकिन एटलीस्ट इन्होंने कुछ तो किया अपनी तरफ से, भले नोबेल इनाम के लिए किया या रिजोल्यूशन के लिए किया इशू के,
लेकिन बहुत अच्छा इक़दाम है और इसी तरह अगर ये पीस की तरफ बढ़ते जाएं तो खिते में स्टेबिलिटी भी आ सकती है। बिल्कुल, और आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान के हवाले से कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का सदर मुंतखब हो चुका है, जबकि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की सदारत भी संभाल ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है, दुनिया में तेजी से बदलती सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का मुज़ाकरात के जरिए हल का हामी है। बिल्कुल, आसिम इफ्तिखार साहब जो कि इस वक्त UN में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका बड़ा एक रोल है यहाँ पर ना, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन बिल्ट हो चुकी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जोग्राफिकली, पाकिस्तान पॉलिटिकली, पाकिस्तान मिलिटरली बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त कंट्री जो है वो तस्वुर किया जा रहा है। पूरी दुनिया की नजर इस पर, चाहे आप मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे आप यूरोप की बात करें, चाहे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, ये तीनों जगहों से ट्रायंगल बना के पाकिस्तान इज द की सेंटर ना, जो कहते हैं ना जाजिबे नजर होता है, हर शख्सी नजर होती है। हाँ। तो आसिम इफ्तिखार साहब ने कहा कि सिफारतकारी और सालिसी के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तान डायलॉग के फरोग की हिमायत भी करता है, जबकि पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फलस्तीन के मसाइल पर भी बात करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल मंदूब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान शफ़ाफ़ियत, कम्युनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा करेगा। बेशक पाकिस्तान ने हमेशा पीस की बात की है और जो कम्युनिटीज़ हैं उनके दरमियान जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनकी, उसमें हम आहंगी के लिए भी अपना किरदार अदा किया है। तो देखना यह है कि आगे से उस अक़वाम मुत्तहिदा में जो ये चार्टर है उस पर कितना अमल दरामद होता है। अच्छा अफशीन, अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है, एवरीबडी नोज़ के दुनिया भर में जो ममालिक हैं वो इसमें इनरोल्ड होते हैं और फिर उसके साथ कनेक्शन होता है, फिर इसका पूरा एक चार्टर होता है, फिर उसके कवायद और ज़वाबित को आपने मानना होता है, चाहे वो इंसानियत के हवाले से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के हवाले से हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ जो हर मुल्क का एक फ़र्ज़ होता है ना अपने शहरियों के लिए, सिटीजन्स के लिए, वो हो। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा, पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान का नैरेटिव बिल्ड कर आए। अब ये आसिम इफ्तिखार साहब हैं, अब इनके लिए इनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि UN के अंदर खड़े होकर अब जो सदारत संभाली और फिर उसके बाद जो आपने प्रेजेंटेशन देनी है, व्हाट वुड इट बी, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। बिल्कुल, और जहाँ तक कि पाकिस्तान की बात की जाए, उसने हमेशा पीस की बात की है और अमन के ख्वाह हमेशा रहे हैं। हम किसी भी मसले को हम सिफारती, बहुत अच्छी बात आपने की, हाँ, पाकिस्तान ने हमेशा हल की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा पीस की बात की है और अगर कोई तंग करेगा तो पीस के रख देने की बात की है। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने ये भी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे हम नाकाम बना देंगे। सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। आलमी सालिसी अदालत के फैसले से भारत को धचका लगा है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब किया। बिल्कुल, खिताब करते हुए कहा कि हालिया सैलाब के दौरान सवात में बहुत सी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। सियासत को एक तरफ रखते हुए हमें इन हादसात का ईमानदाराना तरीके से जायजा लेना होगा। NDMA ने अगर इस पर रिपोर्ट नहीं बनाई तो फौरी तौर पर वाक़े की वजूहात जानने के लिए रिपोर्ट तैयार की जाए। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कसीरुल मकासिद अहम कौमी इदारा है। 2022 के सैलाब के बाद NDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। 2022 के बदतरीन सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई और लातादाद मकानात को नुकसान पहुंचा। समाजी और माशी तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए कोशिशें तेज करना होंगी, जबकि उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए कौमी इदारे की इस्तेदाद में भी इजाफा करेंगे। अच्छा, NDMA कल हमने बात की थी, ऑब्वियसली NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो पूरी वफाकी सतह पर है और फिर इसके सब जो ब्रांचेज हैं दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ सूबाई सतह पर। जो प्रोविंशियल सुवरेनिटी के बाद है तो वो PDMA है, यानी कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब NDMA का काम है तमाम डिजास्टर्स को मैनेज करना। ठीक है, डिजास्टर होता ही ऐसा है कि उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या समझ करते हैं कि कम से कम आपका जो रिस्क फैक्टर होता है, कम से कम जानी नुकसान, माली नुकसान होता है, आप कम से कम डैमेज को अज्यूम करके बैठते हैं और फिर उसको उसके गिर्द एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। अच्छा, NDMA PDMA का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, खासतौर पर सैलाबी रेला आए, बारिशें हों, जलजला आए, कहीं आग लग जाए पूरे जंगलात में,
इस तरह। तो अगर ये मजबूत होगा इदारा तो हाँ। वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा है बिल्कुल बहुत ज़रूरी है इसका। जिस तरह से सवात में ये वाक़या हुआ, इस तरह के वाक़यात होना नहीं चाहिए। पहली से जो NDM या PTM है उनको वहाँ पर एक तो सबसे पहले जो सैलाब की सूरत हाल की वार्निंग दी जाती है, तो उस वार्निंग को भी लोगों ने सीरियस लेना चाहिए और उसके हिसाब से अपने अहदाफ तय करने चाहिए। अच्छा, ये बड़ा वैलिड पॉइंट आपने कहा कि अगर आप वार्न करते हैं, देखिए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, वो लोगों को रोक रहे होते हैं कि आप आगे मत जाएं, आगे बहुत सारे खतरात लाहक हैं। कभी कहते हैं कि लैंड स्लाइडिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। लोगों को क्रेज ये है, ये जो मोबाइल फोन है ना, कि आपने व्लॉगिंग करनी है, आपने सेल्फी बनानी है। और अभी बहुत सारी सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जो मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दूं। अभी आपने देखा कि एक फैमिली सवात के दरिया के अंदर फंसी हुई थी। ठीक है, कोई इसके ऊपर हम कयास सराहियां नहीं करेंगे, जिसकी गलती थी वो गलती एक्सेप्ट करे, जो इदारे लेट पहुंचे। लेकिन कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं कि हम फला जगह से घूमकर क्यों जाएं, हम इसी दरिया को क्रॉस करते हुए इसमें से जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेते हुए, दरिया का बहाव इतना है कि घुटनों से जरा सा नीचे तक पानी है और वो उसमें से गुजरते हुए जा रहे हैं। अगर सोचें कि वो गुजर रहे हैं और एक रेला आ जाता है, तो फिर गलती किसकी है, इदारे की या उस जाती शख्स की? फिर मजे की बात, कुछ लोग मोटरसाइकिल लेके, कुछ लोग गाड़ियां लेके उसी दरिया से क्रॉस करते हैं। ये सब चीजें आपके ना एडवेंचर की लेनी होती है। ये जो पहाड़ होते हैं, ये जो दरिया होते हैं, समंदर, पानी, ये या आग, आप इससे नहीं खेल सकते। ये आपके एडवेंचर के लिए नहीं होते। हाँ, आपके पास अगर आप फुली इक्विप्ड हैं तब तो आप किसी तरह रिलाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने जान जोखिम में डालने की बात है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर, ये जो मुकामी लोग होते हैं ना, इन्हें तैराकी बहुत अच्छी आती है। हाँ, ये दरिया के मुकामी लोग तो फिर भी टैकल कर लेते हैं ना सिचुएशन। मतलब दरिया के मुखालिफ सिमत के अंदर भी ना ये तैर सकते हैं। हाँ। बड़ी महारत रखते हैं। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी उसी दरिया से रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज है, बहुत जल्द इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे और डिजाइन करेंगे कि कुछ जो अथॉरिटीज हैं वो इसके ऊपर क्या अपना जो है वो स्टांस रखती हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 80 रहनुमाओं ने हुकूमत और पार्टी क़यादत को बदतरीन बहरान से निकालने के लिए मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया है। तहरीक इंसाफ के 80 रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा ने जेल से खुला खत लिखा। अपने खत में उनका कहना था कि हम हुकूमत से मुज़ाकरात के हामी हैं, क्योंकि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। बिल्कुल, खत में कहा गया कि सियासी और मुक़्तदर की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी है। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। खत में मजीद कहा गया कि मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। मुज़ाकरात का आगाज़ बानी PTI से मुशावरत के बाद किया जाएगा। और ये वो पॉइंट आ चुका है, उस पॉइंट पर आ गए कि जिसके ऊपर कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। यू रिमेंबर, सबसे पहला पॉइंट हुकूमत ने दिया था। हुकूमत ने हाथ फैलाकर बगलगीर होने का कहा था कि जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो पर्सनल डिफरेंसेस हैं आप खुदारा इसको छोड़ कर आए। लेकिन एक शख्सियत अन्ना का पुतला बनकर कहती रही कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा और मैं इनको जो है वो पता नहीं क्या क्या करके दूंगा, मैं फिर बाहर से पैसा निकाल के लेकर आऊंगा। वो कहता है ना, टाइम हील्स एज वेल एज टाइम विल ब्रिंग यू डाउन ऑन योर नीज। यानी कि टाइम जो है ना, ऐसी चीज है, जितना ज्यादा वक्त गुजरते जाएगा उतना ज्यादा उनको इस चीज का एहसास होता जाएगा कि गलती कर दी है, हमने मुज़ाकरात ना करके गलती की है। अब वो फिर उन्हीं की बात पर आ रहे हैं वापस और मुज़ाकरात की बात। अगर आपको सिस्टम चेंज भी करना था तो आप सिस्टम में रहकर सिस्टम को चेंज करते, ना कि सिस्टम से निकलकर आप बैठ जाते कहीं एक जगह पर और फिर आप अपने लोगों से रिक्वेस्ट करते कि सिस्टम को चेंज करो। बिल्कुल, यही लोग है, यही फौज है जो आज अपने अवाम के काम आई और मुश्किल डिजास्टर सिचुएशन में भी काम आती है। अभी आप इंटरनल पॉलिटिक्स हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनेशनल हो, हर तरह से हमारी फौज ही है जो हमें सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान इंडिया का मामला हुआ और पाकिस्तान इजराइल और ये ईरान का मामला हुआ। आप ये देखें कि किसने सारी चीजों फ्रंट बॉर्डर के ऊपर किया। और ये साहब तो इजराइल की मजम्मत तक नहीं कर रहे थे। मतलब एक ट्वीट नहीं आ रहा था जब ट्रंप साहब इलेक्शन जीते थे तो जेल में से बैठे हुए आपके लोग कह रहे हैं कि इनका अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है। इनका अकाउंट बेसिकली लंदन में बैठा हुआ एक बंदा हैंडल करता है, वो सारे इनके अकाउंट्स को चलाता है। तो जब वो बंदा ट्रंप की मुबारकबाद दे सकता है तो फिर इजराइल की मजम्मत क्यों नहीं कर सकता? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको
ऑपोजिशन इस वक्त चुप बैठी हुई है कि हमने इस पर जवाब क्या देना। बहरहाल ऑपोजिशन की बात छोड़ते हैं, कुछ वजीर दिफा की बात कर लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी और पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी की शमूलियत का इशारा दे दिया। अच्छा, कल तक हम कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी और अब कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। गुफ्तगू में कहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन इम्कान है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ पंजाब में या वफाक में, दोनों में शामिल करने लगा है? वफाक में बात करना। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शमूलियत अच्छी बात होगी, अलबत्ता पीपल्स पार्टी से हुकूमत के राबतों की तफसीलात का उन्हें इल्म नहीं है। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कौमी एजेंडे पर मिलकर काम कर सकती है। बिल्कुल, अगर आप कोई ऐसा कौमी एजेंडा है उस पर तो हर जमात को एक पेज पे होना चाहिए, चाहे वो ओपोजिशन ही क्यों ना हो। लेकिन जहाँ तक कि पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात ऐसी है जिसकी अपनी स्टैंडिंग अपने बहुत मतलब एक उनकी से है, तो वो अगर विफाक के साथ मिल जाती है तो फिर विफाक मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। विफाक भी स्ट्रॉन्ग होगी, वो पार्टी भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, उनकी अपनी एक ज़ाती हैसियत है, लेकिन अगर कोई कौमी एजेंडा है तो उसके लिए बिल्कुल हर पार्टी को मिलकर साथ काम करना चाहिए अपने जो कौमी सालमियत है उसके हवाले से। चलें लेट्स सी, क्योंकि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी काफ़ी हमने देखा था कि वीक थी, और जब इलेक्शन का दौर था तो ज़्यादातर ऑब्वियसली अक्सर ही तो वहाँ पर नून लीग की है पंजाब के अंदर, जैसे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की है। पंजाब के अंदर भी हुकूमत में शामिल होने जा रहे हैं और खासतौर पर वफाक के अंदर भी शमूलियत इख्तियार करने का इशारा दिया है। अच्छा, पंजाब हुकूमत में अगर शामिल होते हैं तो ये बहुत बड़ा चेंज आएगा, जैसे कि सिंध में सिर्फ सिंध हुकूमत है, पंजाब में कुछ भी इतना मतलब उनका ना इतना काम होता हुआ नजर नहीं आता। पंजाब में टॉलरेंस लेवल कम है। पंजाब के अंदर आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की सीट्स बहुत कम है। पीपल्स पार्टी अगर वहां पर आती भी है तो उसके लिए बड़ा एक ट्रबल होगा, एक मसला खड़ा हो जाएगा पंजाब के अंदर। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। अपने तौर पे अपना काम वो बिल्कुल सही कर रही है और पंजाब बिल्कुल सही जा रहा है। बहरहाल इस वक्त यहाँ वक्त एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे। वक्फे से जब वापस आएंगे तो बहुत सारी और स्टोरीज भी हैं जिसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे, और साथ साथ जो आज का टॉपिक है वो ना भूलिएगा, जिंदगी के अंदर फिट कैसे रह सकते हैं और 40 साल के होने के बाद दोबारा 30 पर कैसे आ सकते हैं, या 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट प्लान को थोड़ा सा डिले करके दोबारा 40 में आकर फिर से जिंदगी कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सारी चीजें अफशीन बताएंगे आपको और मैं साथ दूंगा उनका छोटे से वक्फे के बाद। स्टे विद अस।